नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गीकरण का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इसमें वो सारे प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बेसिकली बायोलॉजी का ये जो चैप्टर है, लेकिन इसमें से बच्चों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो गलत हो जाते हैं। जैसे कि प्रोटोजोआ से संबंधित कोई फैक्ट आ जाएगा, वायरस से संबंधित या कोई जीवाणु संबंधित आ जाएगा, आवृत बीजी आ जाता है, अनावृत बीजी आ जाता है, या जो मत्स्य वर्ग होता है या पक्षी वर्ग होता है। इस तरह से अगर कोई प्रश्न आ जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो गलत हो जाता है। तो शैवाल आ जाए, कवक आ जाए, उनके प्रॉपर्टीज़ या उनके जो करेक्टरिस्टिक्स पूछ लेता है तो उससे संबंधित आपके जो प्रश्न इसमें रहेंगे। समय बिल्कुल भी नहीं गवाते हैं, धड़ाधड़ चलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगे तो मत कीजिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले इसमें प्रोटोजोआ से हम शुरुआत करने वाले हैं मित्रों। तो प्रोटोजोआ जो होता है, जितने भी एक कोष के जीव होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? प्रोटोजोआ कहलाते हैं। सभी जो एक कोष की जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक कोष की जंतु जो है प्रोटोजोआ कहलाते हैं। इनकी खास बात होती है, प्रोटोजोआ में अंग नहीं होता है और ये एकल होते हैं, यानी एक ही संरचना होती है, इसमें कोई अंग नहीं होता, हाथ पैर वगैरह कुछ नहीं होता है इसमें। इसमें श्रम विभाजन नहीं होता है। देखिए, श्रम विभाजन का अर्थ होता है जैसे हमारे हाथ पैर अपने अपने अलग अलग कार्य करते हैं, आँख अलग कार्य करती है, तो ऐसा नहीं है इसमें। जो प्रोटोजोआ होते हैं उसमें श्रम विभाजन नहीं होता है। ठीक है, पूरा स्थूल ही पूरा का पूरा काम करता है। ये एक ही शरीर होता है, केवल शरीर होता है, हाथ पैर वगैरह जैसे कुछ नहीं होता इसमें। ये पादप सम, ये पौधे के जैसे होते हैं और मृत जीवी या परजीवी होते हैं। देखिए, ये ऐसे होते हैं मृत जीवी या परजीवी जो दूसरे पर अपने भोजन के लिए जो है निर्भर करता है, उनको बोलते हैं। श्वसन तथा उत्सर्जन शरीर में जल की मात्रा नियंत्रित जो है करते हैं। ये श्वसन और जो उत्सर्जन ये करते हैं, इससे इनके जो जल की मात्रा नियंत्रित होती है। चलन कूटपाद या पादाव से होता है। ये जो प्रोटो जो हैं पादाव से चलते हैं या इनको कूटपाद से बोलते हैं। यह पक्षमाव या कसाव द्वारा होता है और इनमें अंगक नहीं होते हैं, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है पूरा का पूरा फिनोमेना जो है। इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाने वाले हैं। केवल एक्सप्लेनेशन करता हुआ मैं निकल जाऊंगा और आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे आराम से। आगे है प्रजनन। प्रजनन अलैंगिक होता है और लैंगिक दोनों प्रकार का होता है प्रोटोजोआ में। इसके उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये इसको आप याद रखिएगा। बाकी तो एक डिटेल है, आपको अच्छी लगेगी। अमीबा हो गया, एंट अमीबा हो गया, ट्रेपनोसोमा हो गया, ट्रिपेनोसोमा, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम, ये सभी जो प्रोटोजोआ होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और एंट अमीबा कोलाई ये मनुष्य की आंत में पाए जाते हैं, तथा एंट अमीबा जिंजीवेलिस ये जो पारिया का कारक बनता है। ये कार्यम नहीं है, कारक है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो पेट में, एंट अमीबा कोलाई भी जो है ये आंत में ही या पेट में, और एंट अमीबा जिंजीवेलिस जो पारिया का कारण बनता है। इसमें एक युगलीना होता है, इसका टाइप युगलीना खास बात होती है ये अपना जो भोजन स्वयं बना लेता है। यह जंतु और पादप के बीच की कड़ी होती है, यह स्वपोषी होता है। इसकी युगलीना की जो करेक्टरिस्टिक पूछ ली जाती है परीक्षा में, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। आगे चलते हैं, पॉरीफोरा क्या होता है। पॉरीफेरा होता है सरल बहुकोष के छिद्रों। देखिए, प्रोटोजोआ एक कोष की हो गए, अब सारे के सारे बहुकोष की आएंगे। सरल बहुकोष की छिद्रों और नाल प्रणाली युक्त शरीर वाले जो जंतु हैं वो पॉरीफेरा कहलाते हैं। इन्हें स्पंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें स्पंज भी कहते हैं। तो स्पंजी जितने भी होते हैं वो सारे के सारे पॉरीफोरा जो बायोलॉजी में इनको टर्म दिया गया है। इनमें प्रचलन नहीं होता, चलते फिरते नहीं है। और इनमें पुनरुद्भवन की तीव्र क्षमता होती है। पुनरुद्भवन का मतलब है कि ये ऐसे इसका मुंडी काट दिया तो फिर से पूरा बढ़ जाएगा। ल्यूकोसोलिनिया, इनके नाम आपको याद होने चाहिए मोस्टली, तो नाम और जो नीचे मैं दो तीन के एक्सप्लेनेशन दूंगा वो आपको याद रहेंगे, तो वही आपके परीक्षा के लिए काफ़ी है। ल्यूकोसोलिनिया, यूप्लेक्टेला और यू स्पंजिया ये जो है पॉरीफेरा के जो है प्राणी हैं। यूप्लेक्टेला को वीनस की के फूलों की टोकरी कहते हैं, ये ध्यान रहेगा। यूप्लेक्टेला जो है इसको वीनस के फूलों की टोकरी कहते हैं। और जापान में जब विवाह होता है तो ये जो वीनस के फूलों की टोकरी यानी यूप्लेक्टेला जो होता है इसको अटूट विवाह का प्रतीक मानते हैं। इसमें एक कीट स्पंजी कोला स्थायी रूप से रहता है। ध्यान रहे, जो ये यूप्लेक्टेला होता है जिसको वीनस के फूलों की टोकरी कहते हैं, इसमें स्पंजी कोला स्थायी रूप से रहता है। स्पंजी कोला क्या है? जो एक कीड़ा होता है। आगे आता है सीलेंट्रेटा या नेडेरिया, इंपॉर्टेंट है भाई।
डंक मारने वाले कोशिकाएं या दंश कोशिकाओं व सीलेंट्रॉन से युक्त दो स्तरों से बने बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। ध्यान रहे, ये बहुकोशिकीय जंतु होते हैं और जो इनमें डंक मारने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनको सीलेंट्रॉन बोलते हैं। ठीक, तो इसीलिए इनको सीलेंट्रेटा बोलते हैं। ये बहुरूपी जंतु है, यानी कि ये अपना रूप बदलते रहते हैं और शत्रुओं से रक्षा के लिए दंशिकाएँ होती हैं, यानी सीलेंट्रॉन होती है इनमें। इनके मुख के पास टेंट्रिकल्स होते हैं। टेंट्रिकल का मतलब जैसे मुख, और इसके पास में ऐसे कुछ 2-3 रोए से या कुछ डंक से होंगे, टेंट्रिकल इनको बोल देते हैं। मुख से ही आहार लेते हैं और ये मुख से ही मल त्याग करते हैं। तो सीलेंट्रेटा या निडेरिया की एक खास बात होती है, इसीलिए तो ये वीडियो बन रही है कि जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो कुछ अजीब हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनके लिए ही तो इसमें आपको वीडियो में काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। तो ये जो सीलेंट्रेटा होते हैं, डंक मारने वाले जीव होते हैं, ये मुख से ही आहार करते हैं और मुख से ही मल त्याग करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप एग्जाम्पल जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि ये मुख से ही आहार लेते हैं और मुख से ही मल त्याग करते हैं। जरिए मैं बताता हूँ। ये हाइड्रा है ऐसा, और जेलीफिश होती है, ये सीलेंट्रेटा में आते हैं। सी टेनिमोन, ये भी सीलेंट्रेटा का टाइप है। फाइलसेलिया, और वो मूंगा, मूंगा भी सीलेंट्रेटा का है। तो मूंगा भी भैया मुंह से ही खाता है, मुंह से ही मल त्याग करता है। जेलीफिश जो तस्तरीनुमा होती है, प्लेट होती है जैसी, ऐसी होती है जेलीफिश, ये सीलेंट्रेटा में आते हैं। ये डंक मारते हैं सारे, हाइड्रा, जेलीफिश, सी टेनोमन और फाइसेलिया और मूंगा, ये सब डंक मारते हैं। शरीर पर सी आकार का भूरे रंग का जनद पाया जाता है। तो ये जो है इनकी प्रॉपर्टी हो गई सीलेंट्रेटा की। प्लेटीहेल्मिन्थेस बहुत ही आसान, सिंपल एकदम, जल्दी से ख़त्म करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं परजीवी होते हैं। इसमें जो परीक्षा में पूछा जाता है यही पूछा जाता है कि ये कौन से वर्ग से संबंधित है। तो आपको अगर प्रश्न पूछा जाता है प्लेनेरिया कौन से संबंधित है, तो भैया प्लेटीहेल्मिन्थेस से। फैसियोला किससे, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से। सिस्टोसोमा किससे, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से। और टीनिया किससे है, या टीनिया, जहाँ पे भी टीनिया नाम दिखाई दे जाए तो प्लेटीहेल्मिन्थेस आप उसको लगाएंगे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। फीताकृमि, टीनिया का मतलब होता है फीताकृमि। फीताकृमि जो है यह मुख्यतः भेड़, बकरियों, सूअर, मनुष्य की आंतों में पाया जाता है। यह मनुष्य में एनीमिया रोग का कारक बनता है। यकृत कृमि जो है, देखिए फीताकृमि तो मनुष्य, भेड़, बकरियों, सूअर, मनुष्य की आंतों में पाया जाता ही है और मनुष्य में एनीमिया रोग करता है। लेकिन एक और है यकृत कृमि, यह भी यही काम करता है, लेकिन ये पाया कहाँ जाता है, भेड़, बकरी, सूअर की पित्तवाहिनी में पाया जाता है। ठीक है, आंतों में पाया जाता है फीताकृमि और पित्तवाहिनी में पाया जाता है यकृत कृमि। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एस्केलमिन्थीस या निमेटोडा, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपका हो नहीं पाता है, तो इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि इससे संबंधित अगर प्रश्न आता है तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, एस्केरिस होता है, हुकवर्म होता है और फाइलेरिया। ये जो है एस्केलमेंथीज या निमेटोडा के जो है वर्ग में आते हैं। एस्केरिस को साधारण भाषा में गोलकृमि बोलते हैं, एस्केरिस को गोलकृमि बोलते हैं। एस्केरियस रोग का कारक बनता है। ये जो एस्केरिस है या गोलकृमि है, इससे एस्केरियस रोग हो जाता है। आगे देखें तो एनेलिडा, आपके चारों तरफ ही ये सब जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन आप जो बायोलॉजी के टर्म में इनका नाम नहीं जानते हैं, क्योंकि परीक्षा में आपके बायोलॉजी के टर्म ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। केंचुआ जो होता है भाई, वो एनेलिडा वर्ग में आता है। जोंक भी एनेलिडा में आती है। नेरिस जो है ये भी एनेलिडा में आता है। होता क्या है कि केंचुए के मल में नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं और इसलिए इसको किसान मित्र बोलते हैं। और जो नेरिस है, ये जो नेरिस है ये समुद्र में पाया जाता है और मांसाहारी होता है। तो इसलिए तो इम्पोर्टेंट है भैया कि देखो एक ही समूह के हैं, एक मांसाहारी है और एक शाकाहारी है। तो थोड़ा सा नेरिस जो समुद्र में पाया जाता है मांसाहारी, और जो भी मांसाहारी होती है। और केंचुआ जो होता है ये तो किसान का मित्र है और क्या करता है, नाइट्रोजन के पदार्थ उत्सर्जित करता है, जिससे कि धरती फर्टाइल हो जाती है। आर्थ्रोपोडा, चारों तरफ आपके घूमते हैं आर्थ्रोपोडा, लेकिन ये नहीं पता कि आर्थ्रोपोडा वर्ग के हैं ये। देखिए इनका जो कंकाल है वो काइटिन से बना होता है आर्थ्रोपोडा में। श्वसन जो होता है वो ट्रैकिया से होता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और ये आप जानते हैं आर्थ्रोपोडा आपके घरों में बहुत रहते हैं। तिलचट्टा हो गया, केकड़ा हो गया, झींगा हो गया, कनखजूरा हो गया। ठीक है, तो ये जो है सारे के सारे आर्थ्रोपोडा कहलाते हैं। कीट जो हैं ये कीड़े हैं। और ये किससे सांस लेते हैं, आपके परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, बहुत बार वो आता है कि भैया तिलचट्टा श्वसन कैसे करता है, तो ट्रैकिया के द्वारा। केकड़ा कैसे करता है, ट्रैकिया के द्वारा। झींगा कैसे करता है, ट्रैकिया के द्वारा। कनखजूरा कैसे करता है, ट्रैकिया के द्वारा। और इनका बाह्य कंकाल किसका बना होता है, केंचुआ, तिलचट्टे, केकड़ा, झींगा, कनखजूरा का काइटिन से बना होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि तिलचट्टा जो रात्रिचर होता है
रात में भोजन करता है, राक्षस है और कत्थई रंग होता है इसका। कैसा होता है? कत्थई रंग। शरीर जो इसका काइटिन का बना होता ही है और श्वसन जो क्लोम के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है? क्लोम के द्वारा करता है या ट्रैकिया के द्वारा करता है, एक ही बात है ये। मोलस्का में चलते हैं भाई। मोलस्का क्या होते हैं? इन जो मोलस्का होते हैं इनके शरीर कोमल होते हैं। शरीर का खोल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मोलस्का का किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। खून का रंग कुछ नीला सा होता है, तो ध्यान रहे मोलस्का जितने होते हैं उनका खून का रंग कैसा होता है? नीला। कौन कौन से हैं ये? घोंगा हो गया, सिप्पी हो गई, ऑक्टोपस हो गया, लेविया हो गया, ठीक है, सिपिया हो गया, नियोपिलाइना हो गया। इन सब के जो खून हैं ये कैसे पाए जाते हैं? कुछ नीले रंग के। घोंगा, सिप्पी, ऑक्टोपस ये तो आपने सुने ही होंगे, या सिपिया। बाकी लेवियो और नियोपिलाइना आप याद रख पाएँ तो कर लीजिएगा, नहीं तो पूछा तो इनमें से ही जाएगा जो नॉर्मल है। घोंगा, सिप्पी, ऑक्टोपस, सिपिया, इसके जो ब्लड है थोड़ा नीला पाया जाता है और खोल जो इसका कैल्शियम कार्बोनेट का पाया जाता है। सिप्पी जो होती है बेसिकली वो क्या होती है? सिप्पी कैल्शियम कार्बोनेट ही तो होता है, उसी के भीतर से पाए जाते हैं। चलिए, घोंगा शाकाहारी होता है और सिप्पी के जीवन चक्र में जो एक ग्लोकीडियम लार्वा पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो सिप्पी होती है इसका भाई जीवन चक्र का मतलब है कि पैदा से होने से लेके मृत्यु तक का एक चक्र आता है और इसमें ये ग्लोकीडियम लार्वा की अवस्था में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। इकाइनोडर्मेटा, भैया जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं इनके कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, कांटेदार होते हैं, पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता होती है। तो इकाइनोडर्मेटा में बहुत आसान है, आपके चारों तरफ की ही चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको नहीं पता है कि इकाइनोडर्मेटा के अंदर आती है। तो मैं बताता हूँ, जो स्टारफिश होती है, सितारा मछली, इकाइनोडर्मेटा का ही एक प्राणी है। इकाइनोडर्मेटा संघ में ही जो है आपका जो वर्ग में ही बेटल स्टार आता है, उसी में समुद्री खीरा आता है और समुद्री अर्चिन भी जो है इकाइनोडर्मेटा के ही अंतर्गत आते हैं। देखिए, जो सितारा मछली होती है, तारा मछली या स्टारफिश होती है, यह एक मछली की जैसी होती है, लेकिन ये मछली नहीं होती, ध्यान रखिएगा, ये मांसाहारी होती है। आगे चलते हैं। कार्डेटा। कार्डेटा बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है। इसकी अगर दो एक गुण भी आपको पता है तो वही इम्पोर्टेंट वाले ही आते हैं जो मैं बता रहा हूँ। छड़नुमा होते हैं। कैसे होते हैं? कार्डेटा जो होते हैं छड़नुमा होते हैं। पृष्ठ रज्जु पाई जाती है, यानी इनके जो है पीछे पृष्ठ रज्जु कमर में, पीठ पे पाई जाती है। कुछ जंतुओं में मेरुदंड में बदल जाती है, कुछ में ये किस में बदल जाती है? रीढ़ की हड्डी में बदल जाती है। तो पृष्ठ रज्जु अविकसित रूप है और ये विकसित हो जाती है तो मेरुदंड का रूप ले लेती है। तो क्लोम दरार श्वसन में सहायक होती है, तो ध्यान रहेगा क्लोम की जो दरारें होती हैं वो इनको सांस लेने में मदद करती हैं। उभयचर, चलिए ये तो पूरा हुआ, आगे चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें। उभयचर वो होते हैं भाई जो जल और स्थल और हवा में सभी जगह पे पहुँच जाते हैं, जा सकते हैं। देखिए, उभयचर जो होते हैं वो सभी उभयचर होते हैं क्या लिखा है? त्वचा नम और सल्क विहीन होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। उभयचरों की जो त्वचा होती है वो नम होती है। जैसे उभयचर हो गया आपका घड़ियाल हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये पानी में भी रह लेते हैं और स्थल पे भी रह लेते हैं, तो उभयचर हो गया। ठीक है। तो इनकी जो त्वचा होती है थोड़ी नम होती है और उसमें सल्क नहीं होता। उभयचरों के हृदय 3 कक्षों का होता है। ठीक है। जो उभयचर होते हैं उनका जो हृदय है वो 3 कक्ष का होता है और इसमें जो मादाएं होती हैं वो अंडे देती हैं। उभयचरों में जो मादाएं होती हैं वो ध्यान रहे वो अंडे देती हैं। मगरमच्छ भी अंडे देता है भैया, मतलब मादा मगरमच्छ अंडे देती है। असमतापी होते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। उभयचर जो असमतापी, इसमें सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं और मैं बता रहा हूँ अच्छे से अच्छा भी जो कॉम्पिटिटर इनको सही नहीं कर पाता है। त्वचा इनकी नम होती है, सल्क विहीन होती है, हृदय 3 कक्षों का होता है, मादा अंडे देती है और असमतापी होते हैं। ये आपको ध्यान रखनी है 4 बातें। सरीसृप कौन से होते हैं? रेंग कर चलने वाले। ज़्यादातर सरीसृप क्या है जो स्थल पे रहते हैं, वैसे सांप पानी में भी तैरता देखा जाता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं जा सकता है, लेकिन परमानेंटली वो निवासी स्थल का ही होता है। ज़्यादातर इसलिए बोला है कि स्थलीय होते हैं। त्वचा सूखी और सल्कयुक्त होती है। ठीक है। हृदय अपूर्ण 4 कक्षों का होता है। देखिए, सरीसृप के जो हार्ट में चैम्बर होते हैं वो 4 होते हैं, लेकिन वो अपूर्ण होते हैं, तो 4 ही आपको याद रखना है। मादाएं अंडे देती हैं और असमतापी होते हैं, बिल्कुल आसान, जैसे कि उभयचर में था। पक्षी के बारे में बात कर लेते हैं। पक्षी मुख्यतः वायवीय होते हैं। कैसे होते हैं?
मुख्यतः वायवीय। इनके भीतर खोखला खोल होता है और उसमें हवा भरी रहती है, तभी तो उड़ पाते हैं। इनकी त्वचा भी सूखी रहती है और इनके पर का मतलब पंख पंख होते हैं। इनके हृदय में भी 4 कक्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा। मादाएं अंडे देती हैं और समतापी होते हैं। ये बस ये समतापी वाला जो है पॉइंट इसमें अलग हो गया। और त्वचा सूखी होती है। वायवी का मतलब है कि भीतर से खोखले होते हैं, तभी तो उड़ पाते हैं। आगे देखते हैं, स्तनधारी की बात करें तो ज़्यादातर स्थलीय होते हैं स्तनधारी। और जो बच्चे को दूध पिलाते हैं वो स्तनधारी होते हैं भाई। त्वचा रोम युक्त होती है। इनके जो स्किन होती है उस पर छोटे छोटे रोए से निकले होते हैं, जैसे अपने निकले हुए हैं। मनुष्य भी स्तनधारी तो होता भैया, तो हल्के हल्के छोटे छोटे रोए होते हैं। हृदय 4 कक्षों का होता ही है। मादाएं बच्चे देती हैं। स्तनधारियों में मादाएं बच्चे देती हैं और समतापी होते हैं। जैसे पक्षी होता है वैसे ही समतापी हम भी होते हैं। शैवाल, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शैवालों की कुछ खास बात पढ़ते हैं। देखिए शैवाल जो है इनको काई भी बोलते हैं। शैवालों को क्या बोलते हैं? काई। काई नहीं जानते? काई जानते हैं, कुंडियों में या हौदियों में जो जम जाती है, या जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है, पानी टपकता ही रहता है, वहाँ पे काई जम जाती है, उसी वही शैवाल होता है, ध्यान रखिएगा। एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के शैवाल जो होते हैं। इनमें पर्णहरित होता है। शैवाल की खास बात होती है कि भाई ये जो है एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं, और ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ध्यान रहे। और अगर कोई दूसरा भोजन दे देगा तो उसको भी खा लेंगे, लेकिन इनमें ये पावर होती है कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अगर बात करें सबसे पुराने शैवाल कौन से हैं, तो नील हरित शैवाल जो हैं सबसे पुराने धरती पर शैवाल पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। यूलोथ्रिक्स, देखिए जब ये श्वसन कर रहे हैं तो फिर इनकी कोशिका भित्ति तो सेलुलोज की बनेगी, यानी कि जब ये श्वसन कर रहे हैं इसका मतलब है ये जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, इसका मतलब ये जो पौधों की तरह काम कर रहे हैं। तो अब पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की होती है, तो भैया शैवाल की भी कोशिका भित्ति किसकी हो जाएगी? सेलुलोज की हो जाएगी। इसका जो है कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। यूलोथ्रिक्स जो होते हैं एक शैवाल होता है, एस्पायरोगायरा भी शैवाल होता है, एनाबीना शैवाल होता है, डायटम शैवाल होता है, वॉलबॉक्स भी एक शैवाल होता है, क्लोरेला भी एक शैवाल होता है, क्लेमाइडोमोनास शैवाल होता है, फ्यूकस भी क्या है? शैवाल होता है, पॉलीसाइफोनिया भी शैवाल होता है। तो ये शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। तो आपने एग्जाम्पल्स भी देखे। चलिए कवक के बारे में पढ़ते हैं। कवक क्या है? देखिए कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, ठीक है। इनमें पर्णहरित नहीं होता है, जबकि शैवालों में पर्णहरित होता है। क्लोरोफिल होता है शैवालों में, लेकिन कवकों में नहीं होता। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। कोशिका भित्ति सेलुलोज या काइटिन की बनी होती है, लेकिन ये है कि भाई जो कोशिका भित्ति है इसकी वो सेलुलोज की या तो काइटिन की बनी होती है। इनका अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है ना। शैवालों का फाइकोलॉजी और कवकों का माइकोलॉजी कहलाता है। इसके कुछ टाइप्स हैं, ये पूछ लेता है कि ये क्या है, कवक है, शैवाल है, जीवाणु है, विषाणु है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाई चांस आ जाए पेपर में। तो ये है साइजोमाइकोफाइटा, ये जो कवक है। मिक्सोमाइकोफाइटा कवक है, माइकोफाइटा कवक है। केवल 3 ही तो हैं, आराम से याद हो जाएंगे। साइजोमाइकोफाइटा, मिक्सोमाइकोफाइटा और माइकोफाइटा, यानी कि इसमें माइको आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो आप कवक पे टिक मारेंगे। सबसे देखिए जीवाणु की बात कर लेते हैं, बहुत आसान है। सबसे सरल जीव होते हैं जीवाणु। जीवाणु एक ऐसी प्रजाति भैया सभी जगह पे पाई जाती है, लिखा भी है सर्वव्यापी जीव है, सभी जगह पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति होती है, ध्यान रहे, कोशिका के ऊपर इसमें भित्ति होती है, वॉल होती है, सेल वॉल, इसलिए इन्हें पादप जगत में रखा गया है। ये भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जीवाणुओं को कौन से जगत में रखा गया है, तो पादप जगत में इनको रखा गया है। क्यों? क्योंकि इनके भीतर इनके जो सेल वॉल पाई जाती है इनकी कोशिका पर, ये तीनों पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट रहे। इनमें गाल्जिका और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते, बाकी सारा मटेरियल पाया जाता है। देखिए तो केंद्रक कला का अभाव होता है, वो भी नहीं पाए जाते। इसमें गाल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया या कुछ भी नहीं पाया जाता। केंद्रक कला कुछ भी नहीं होता, केवल एक संरचना होती है, और ये एक कोश की होते हैं, और इनकी जो सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी हुई, और जिससे कि ये कहाँ पे रखे जाते हैं? पादप जगत में रखे जाते हैं। आगे बात करते हैं, इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। जो जीवाणु होता है इसमें 70S वाला राइबोसोम होता है। जीवाणु हानिकारक और लाभप्रदायक दोनों ही प्रकार के होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ना चाहिए, क्योंकि पूछ लेता है निम्न में कौन सा जीवाणु है। तो स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस, स्पायरोकीट, स्पाइरेलम एंड कोमाकवी और विब्रियो, ये सब जो आपके जीवाणु हैं। लाइकेन की बात करें तो बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। ये शैवाल तथा कवक
दोनों के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी हैं। यानी कि लाइकेन का मतलब है शैवाल प्लस कवक, दोनों एक साथ में रहते हैं। अधिकांश भाग कवक का होता है, ध्यान रहे लाइकेन में ज़्यादातर कवक होता है और जो शैवाल है वो कम होता है। कवक शैवाल को स्थान देता है। भाई देखो कवक ज़्यादा है ना, तो ये कवक क्या देगा, शैवाल को स्थान देगा और शैवाल कवक को भोजन देगा। इसी को तो सहजीवन बोलते हैं। कौन कौन से हैं, पार्मेलिया, गायरोफोरा, ग्रेफिस, असनिया आदि। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसको आप पूरा ज़बरदस्त देख लीजिए। और लास्ट में इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी हम करेंगे ताकि परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। आवृत बीजी देख लेते हैं। देखिए आवृत बीजी कौन से होते हैं भाई, इनमें पुष्प पाए जाते हैं, आवृत बीजी में फूल पाए जाते हैं, ध्यान रहे। और जो बीज है फल के अंदर बनता है, बीज फल है और उसके भीतर बीज है, तो वो आवृत बीज हो गए। इसलिए तो इनको आवृत बीजी कहते हैं। जो बीज है वो आवृत के भीतर है, आवृत के भीतर है बीज, इसलिए तो आवृत बीजी। और इनमें फूल पाए जाते हैं। इनमें दोहरा निषेचन होता है, ये आप याद रखिएगा। इनमें भ्रूण निषेचन के बाद पैदा होता है, पहले निषेचन होता है और उसके बाद में भ्रूण बनता है। सूर्यमुखी, मटर, सरसों, गुड़हल, गेहूँ, गन्ना आदि इसके उदाहरण हो गए। अब पढ़ते हैं अनावृत बीज, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है उसका। देखिए उसमें फूल होते हैं तो इसमें फूल नहीं होते हैं। उसमें क्या है कि जो बीज था वो फल के अंदर होता है, लेकिन इसमें बीज फल के अंदर नहीं होता, नग्न बीज होता है। कैसा होता है, नग्न बीज, इसलिए नग्न बीज भी बोलते हैं इन्हें। उसमें निषेचन होता है, कैसा कैसा निषेचन होता है उसमें, दोहरा निषेचन। और इसमें कैसा होता है, एकल निषेचन होता है। इसमें जो है एकल निषेचन होता है। इसमें भ्रूणपोष निषेचन से पहले विकसित हो जाता है। देखिए आवृत बीजी में तो निषेचन होगा, उसके बाद में भ्रूणपोष बनेगा, लेकिन इसमें जो है भ्रूणपोष पहले बन जाएगा, निषेचन बाद में होता है। एग्जाम्पल हैं कुछ, साइकस, पाइनस एंड जिंगो। साइकस, पाइनस और जिंगो इसके एग्जाम्पल हैं। चलिए अब जो आवृत बीजी हैं ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आता है एक बीजपत्री और दूसरा आता है द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री पढ़ लेते हैं। बीज में केवल एक बीज पत्र होता है, तो एक बीजपत्री हो गया। इसमें क्या है, तने प्राय शाखाहीन होते हैं। जो तने होते हैं उन पर कोई शाखा टहनियाँ नहीं होती हैं, तने वो सीधा सीधा बढ़ता जाता है, ठीक है। इनके बीज प्राय भ्रूणपोषी होते हैं। और चौथा पॉइंट है, इनके पुष्प प्राय तृतयी होते हैं। यानी कि जो फूल होते हैं उनमें कितना पत्ती होती है, 3 एक बीजपत्री में। इनकी पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास होता है, मतलब जैसे कि ये है तो ऐसे ऐसे ये पैरेलल लाइंस इस पत्ती को क्या करेंगी, कट करती हैं। इसमें झकड़ा जड़ और रेशेदार जड़ पाई जाती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, एक बीजपत्री की खास बात है। गेहूँ, मक्का, ज्वार, प्याज, गन्ना ये जो है आपके एक बीजपत्री होते हैं। गेहूँ, मक्का, ज्वार, गन्ना, प्याज, गन्ना आदि। द्विबीजपत्री देखिए बिल्कुल आसान है, इसमें 2 बीजपत्र होते हैं। इसमें तने शाखा युक्त होते हैं। द्विबीजपत्री में क्या है, तने पे शाखाएं निकली होती हैं, डंडी डंडी से निकली होती हैं। सभी बीज अभ्रूणपोषी होते हैं और इनके पुष्प प्राय चतुष्पदी या पंचतई होते हैं। देखिए या तो ऐसे 4 आएंगे और या तो इसमें जो है कितने आएंगे, 1 2 3 4 5, है ना, चतुष्तई या पंचतई। पत्तियों में श्रावन्यास जालिकावत होता है। देखिए एक बीजपत्री में तो पैरेलल होता है, समांतर, लेकिन इसमें जालिकावत होता है, यानी कि ऐसे इसी में से आगे निकल जाएंगी। इस तरह से पत्ती में जो है जाली टाइप सी बनी होती है। आगे है, इनमें मूसला जड़ होती है। आपको पता है एक बीजपत्री में झकड़ा जड़ होती हैं और इसमें द्विबीजपत्री में मूसला जड़ होती है। एग्जाम्पल है गुड़हल है, सूर्यमुखी है, मटर, सरसों आदि इम्पोर्टेंट है। गुड़हल, सूर्यमुखी, मटर, सरसों आदि। चलिए अब अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। ये वीडियो बहुत छोटा सा रहा और बहुत मज़ा आया दोस्तों, अच्छे थे क्वेश्चंस भी, चीज़ें बहुत अच्छी थी। आपको ये वीडियो 1 से 2 बार देख लेनी चाहिए ताकि ये क्वेश्चंस आपको आ जाएं। भाई सिलेक्शन नहीं होने का कारण तो वही है ना, आप वही चीज़ पढ़ते रहते हो और वो परीक्षा में आती नहीं है। अब परीक्षा में जो जो टॉपिक्स हैं, जो जो सिलेबस में हैं चीज़ें, उन सबको पढ़ो। ये आपके सभी परीक्षाओं के टॉपिक में रहता है भाई। वर्गीकरण जो है, क्लासिफिकेशन बायोलॉजी से संबंधित है और इसमें ज़रूर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप 2 से 3 बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो मत करना, कोई ज़रूरत वाली बात नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चंस कर लेते हैं। वर्गीकरण विज्ञान के जनक कौन से होते हैं, तो कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। व्हेल के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं, क्योंकि भाई स्तनधारी है। व्हेल कैसा है, सबसे बड़ा विशाल जो स्तनधारी है और इसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं।
पेचिस किस कारण से होता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। और जिंजीवेलिस से, एंट अमीबा जिंजीवेलिस से पायरिया होता है। हाइड्रा किस संघ का है, तो सीलेंट्रेटा का है। या सीलेंट्रेटा का मतलब है क्या होते हैं इसके, डंक मारने की क्षमता, डंक से होते हैं इसमें। उसके बाद में मूंगा का निर्माण, मूंगा का निर्माण कौन करते हैं, तो भाई सीलेंट्रेट करते हैं, है ना, जो सीलेंट्रेट है यही मूंगा का निर्माण करते हैं। बिच्छू ये चल नहीं पाते हैं। बिच्छू किस संघ का जंतु है, तो बिच्छू आर्थ्रोपोडा, ध्यान रहे, बिच्छू किस संघ का जंतु है, आर्थ्रोपोडा। पैरामीशियम किस संघ का जंतु, तो भैया प्रोटोजोआ का है, एक कोष की हो गए, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, ये सब। युगलीना जो है वो पादप और किसके, जंतुओं के बीच की कड़ी होती है, ध्यान रहे। 3 चैम्बर वाले असमतापी किस वर्ग के जंतु होते हैं, तो उभयचर, उभयचर वाले जो हैं असमतापी और 3 चैम्बर वाले होते हैं। अमीबा का प्राकृतिक आवास क्या है, तो तालाब का जल जो है, ज़्यादातर अमीबा उसी में पाया जाता है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग में आता है, तो मछली वर्ग में आता है समुद्र का घोड़ा, लेकिन है क्या, मछली वर्ग का। घोंघा का बाह्य कंकाल किससे बना होता है, बता चुका हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। किसान का मित्र तो अपना केंचुआ होता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन से के कंपाउंड जो है निकालता है अपने मल के द्वारा, जिससे कि वह नाइट्रोजन पौधों को मिल जाती है नाइट्रेट के रूप में। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो कैरोलस लीनियस ने बताया कि सबसे छोटी इकाई जाती है। हरे शैवाल कैसे पादप हैं, स्वयपोषी हैं भैया, लेकिन कवक स्वयपोषी नहीं होते हैं। स्पायरोगारा क्या है, तो शैवाल है। इस तरह से सवाल आता है, इसीलिए मैंने उनके नाम लिखवाए आपको। स्पायरोगारा क्या है, शैवाल है, कवक है, इस तरह से आता है, इसलिए आपको याद में करवा रहा था। ये जीवाणु किस समूह में रखा गया, तो थैलोफाइटा में, थैलोफाइटा में जो जीवाणु रखा गया। साइकस कैसा पौधा, अनावृत बीजी, ठीक है, अभी हमने पढ़े हैं आवृत और अनावृत बीजी। तो साइकस जो है ये अनावृत बीजी होता है। अनावृत बीजी मतलब इसके बीज जो हैं वो आवरण से नहीं ढके हैं, यानी कि खुले बीज इसमें पाए जाते हैं। सबसे सरल संरचना वाले पौधे कौन से होते हैं, तो वही जीवाणु। जीवाणुओं को भैया पौधा पादप में संघ में रखा गया है, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कवकों की कोशिकाओं में क्या नहीं होता, पर्णहरित नहीं होता, इसलिए तो अपना भोजन नहीं बना पाते। पाइनस किस वर्ग का है भाई, तो जिम्नोस्पर्म का है, ठीक है। जो पाइनस है ये किस वर्ग का है, जिम्नो स्पर्म का। और आगे बोलता है साइकस कैसा पौधा है, तो नगन बीजीय। साइकस जो है नगन बीजीय, अनावृत बीजीय। थैलोफाइटा में कौन आता है, तो शैवाल और कवक, ये जो थैलोफाइटा में आते हैं। देखिए मैं बताऊँ आपको, थैलोफाइटा में जीवाणु, कवक और शैवाल, ये थैलोफाइटा के ही समूह में है। गेहूं में गेपुई रोग किस कारण से होता है, तो ये पक्सीनिया ग्रैमेनेसिस होता है, उसके कारण गेहूं में गेपुई रोग हो जाता है। म्यूकर क्या है, तो भाई ये भी बहुत बार पूछा जाता है सवाल। म्यूकर एक कवक होता है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आप विपिन भाटी के साथ में देख रहे थे रॉयल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में ऐसे ही बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।